सिमिलरली इस जगह से लेकर इस जगह तक ये जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज वेवलेंथ। अब याद रखें कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो लाइन है, इस लाइन के जो टॉप पे ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं कि दिस इज नोन एज क्रस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। और जो डाउनवर्ड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। सो एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज वेवलेंथ। So the distance. Assalamu alaikum dear student, this is lecturer Imran with I am chemist and this is lecture number 2 of chapter number 24 analytical chemistry। इससे जो लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 1 उसमें हम लोगों ने कुछ मेथड पढ़े थे दैट वाज क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस कि आप इस तरह एनालिसिस कर सकते हैं। फिर एनालिसिस का आपको मैंने बताया था दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप करते हो। और वो मेथड क्या था कि उसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर है तो उसकी कंबस्शन करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते थे। लेकिन अब हमारे पास जो नया मेथड है दैट इज़ मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या है? दिस इज आइडेंटिफिकेशन टेक्निक या मेथड। तो जो मॉडर्न मेथड में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये आपके पास क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, ठीक है। हम कह सकते हैं इसको कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस या स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड मैटर, ठीक है। इसमें हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं EMR को विच इज़ नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और इसका जो इंटरेक्शन है मैटर के साथ, ठीक है, इन दो चीज़ों को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। मैटर का जैसे हमें पता है मैटर क्या होता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, और वॉल्यूम भी होता है इसका, ठीक है, मैस भी होता है। तो वो हमारे पास क्या है कि उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अभी अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, हमारे पास क्या है? अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हमें नहीं पता कि ये है क्या चीज़, दिस इज़ अननोन। हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसे पास करवाते हैं, और पास करवाने के बाद हम क्या करते हैं? इसका डेटा जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं, और डेटा जो ऑब्टेन होगा उसको हम फिर स्टडी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, मतलब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है, क्या कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, या कोई और इसके अंदर एलिमेंट मौजूद है, या इसके अंदर हम फंक्शनल ग्रुप चेक करते हैं, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस चेक करते हैं, मॉलिक्यूलर रोटेशंस चेक करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस जो हैं वो यूज़ करती हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन सी रेडिएशंस हैं, कौन कौन से हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। जो आपका कोर्स है उसके अंदर हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ गिवन है उसमें से एक हमारे पास गिवन है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमीट्री गिवन है, उसके बाद इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी गिवन है, और उसके बाद हमारे पास एक और स्पेक्ट्रोस्कोपी है दैट इज़ नोन एज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ हैं जिनको हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और इन सब का बेसिक जो पर्पज़ है वो क्या है कि दीज आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड, ठीक है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं, अदरवाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज यूज्ड टू स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, और बेसिक पर्पस क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड्स, ठीक है। किसी भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आपने डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, एनालिसिस करनी है, तो उसके लिए जो आप चीज़ यूज़ करते हो उसको आप क्या कहते हो? दैट इज नॉन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। द मैटर कैन बी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन। अब वो मैटर जो आप इंटरेक्ट करवा रहे हो जिसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, वो आपके पास एटम भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और वो आयंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई चीज़ होती है जिसके थ्रू हम इनका इंटरेक्शन करवाते हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जब हम इंटरेक्शन करवाएंगे मैटर के साथ तो कोई ना कोई चीज़ तो होनी चाहिए ना, ठीक है।
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हम लोगों ने मेजर करना है। अब ब्लड प्रेशर जब हम मेजर करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, अपरेटस निकालता है और उसके थ्रू हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर करता है। इसी तरह अगर हम अपना वेट चेक करना चाहते हैं कि हमारी बॉडी का वेट कितना है, तो हम क्या करते हैं, वेट मशीन के ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो हम वेट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह अगर आपने इंटरेक्शन करानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मैटर के साथ, तो उसके लिए आपको स्पेक्ट्रोमीटर चाहिए होता है, ठीक है। सो स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, वो डिवाइस है जिसके थ्रू हम इंटरेक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ। स्पेक्ट्रोमीटर इज समथिंग विच कैन बी यूज टू मेजर द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड आर पार्टिकल इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये वो चीज़ है जिसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़ा हुआ है, ठीक है, अननोन कंपाउंड पड़ा हुआ है, उसके अंदर हम लोगों ने किसी चीज़ को डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो उस डिटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो यूज़ करते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा इसकी वर्किंग, कि हम इसकी वर्किंग जो है वो कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसका बेसिक पर्पस क्या है। पर्पस तो यही है कि आइडेंटिफिकेशन टेक्निक के लिए यूज़ किया जाता है। अब इस स्पेक्ट्रोमीटर को जब हम यूज़ करते हैं तो इससे हमारे पास आता है क्या है, इससे हमारे पास आता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। इससे हमारे पास क्या आता है, स्पेक्ट्रम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने हार्ट का ईसीजी करवाते हैं, ठीक है। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब जब हमारे पास हम ये टेस्ट करवा लेते हैं तो हमारे पास आता है क्या है कि इस तरह की एक लंबी चौड़ी स्ट्रिप से आ जाती है, वो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फिर डॉक्टर क्या करता है कि डॉक्टर उसको स्टडी करता है कि यार इसकी हार्ट बीट जो है वो ठीक है या एब नॉर्मल है, उसकी वजह से फिर हमें डिजीजेज जो है वो डिटेक्ट हो जाती हैं। एनीवेज इसमें भी क्या होता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें हम स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस स्पेक्ट्रम, ठीक है। हमारे पास स्पेक्ट्रम आ जाता है और उसी स्पेक्ट्रम को फिर हम क्या करते हैं, इससे फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, या किसी भी मतलब कंपाउंड्स को हम आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ये स्पेक्ट्रम क्या जाता है, हमारे पास डेटा ऑब्टेन करता है, ठीक है। रीड आउट डिवाइसेस होती है, कंप्यूटर है, उसके थ्रू हमारे पास डेटा आ जाता है। फिर उस डेटा को हम क्या करते हैं, ग्राफिकली स्टडी करते हैं और उस डेटा से जो है फिर हम ये चीज़ें फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास इस चीज़ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, अननोन जो था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी कंपोनेंट प्रेजेंट है। सो स्पेक्ट्रम इज़ अ प्लॉट ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय अ सैंपल वर्सेज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब ये हमारे पास आता है कैसे, कि इस तरह का आपके पास कोई ग्राफ आएगा, ठीक है। अगर हम यूवी की बात करते हैं तो यूवी में हमारे पास कुछ इस तरह के ग्राफ्स आते हैं, ठीक है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी अब हम आगे पढ़ेंगे भी, तो यूवी में इस तरह के ग्राफ आ जाते हैं। अब ये जो आपके पास है इसको क्या कहते हैं, दिस इज नॉन एज लैम्डा मैक्स, ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस होती है। तो ये जो आपके पास है वाई एक्सिस, इस पर हम लिख लेते हैं एब्जॉर्बेंस, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस है, इस पे हम लोग क्या लेते हैं, वेव लेंथ ले लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, वेव लेंथ वर्सेज एब्जॉर्बेंस। द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंस। अब लाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, आप उसको किसी भी कंपाउंड के अंदर से पास करवाते हो तो वो होगा क्या, या तो वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएंगी, या फिर वो ट्रांसमिट हो जाएंगी, या फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो अब वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। एनीवेज कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंस, ठीक है। जितनी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, हम कहते हैं कि ये आपके पास जो अननोन कंपाउंड है, इसकी ये करेक्टरिस्टिक है कि इतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है या ये लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या होती हैं। ई एम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ऑल अराउंड अस। ये हमारे पास होती क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हैज़ बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो हमारे पास एनर्जी है, इसकी इलेक्ट्रिकल खसूसियात भी हो सकती हैं और मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसकी हो सकती हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये आपके पास बिहेव कर सकती हैं एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव। ये जैसे हम लोगों ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में, उसमें हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, लाइट जो है, इट कनेक्ट एज एन पार्टिकल एज वेल एज वेव्स, ठीक है। ये डिस्क्रीट पार्टिकल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम क्वांटा कहते हैं या फिर फोटोन कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इसको हम पढ़ते हैं
विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशंस है जो हम स्टडी करते हैं। एक हमारे पास जो होती है वो हम करते हैं वेवलेंथ, ठीक है, और दूसरी जो होती है दैट इज़ नॉन एज फ्रीक्वेंसी। और तीसरी करेक्टरिस्टिक जो है जिसके तहत हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कैरेक्टराइज करते हैं दैट इज़ नॉन एज वेव नंबर। और फोर्थ पे जो है वो हम देखते हैं कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी कितनी है, ज़्यादा है या कम है। आगे मूव करते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। A short wavelength means that frequency will be higher because one cycle can pass in a shorter amount of time। याद रखें कि wavelength is inversely proportional to frequency। अगर आपके पास वेवलेंथ शॉर्ट है, ठीक है, अगर वेवलेंथ शॉर्ट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट इनके दरमियान रिलेशनशिप है जो कि आप लोगों ने याद करना है कि अ शॉर्टर वेवलेंथ मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी विल बी हायर बिकॉज वन साइकिल कैन पास इन अ शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम। कि अगर आप लोगों ने इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट और पाथ ऑफ बीम ऑफ रेडिएशन पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड के अंदर एक जगह से एक रेडिएशन कितनी पास हो सकती है, उसको क्या कहते हो, दैट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली अ लॉन्गर वेवलेंथ हैज़ लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर आपके पास वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। अब जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड या नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। या अगर आप अपनी बुक की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आपकी बुक में इस तरह है कि the number of waves passing through a point on the path of a beam of radiation per second is called frequency and it is denoted by nu। ठीक है, और जैसे v होता है ना, उसकी तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते क्या हैं, न्यू बोलते हैं। और अगर हम इसकी मेजरिंग यूनिट को देखते हैं तो इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्स में। ठीक है, एच जेड, दिस इज नोन एज हर्ट्स। और हर्ट्स क्या है, हर्ट्स इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। जैसे फोर्स की बात करते हैं फिजिक्स में, तो फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है मेरे ख्याल से, उसमें हम इसको मेजर करते हैं। और इस तरह एक और इसकी यूनिट होती है दैट इज़ नोन एज CPS। और CPS क्या है, साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, और याद रखें कि 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, सो अगर आपके पास एक पॉइंट है उससे कितनी जो है वेव्स एक सेकेंड के अंदर पास हो रही हैं, मूव कर रही हैं, उसको क्या कहते हो, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ नोन एज वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के साथ। ये सिंबल मैं यहाँ पे बड़ा करके लिख देता हूँ इस तरह, और इसको हम कहते हैं लैम्डा। इसको हम क्या कहते हैं, LAMDA, इसको हम कहते हैं लैम्डा। सो ये आपके पास क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वेव्स। ठीक है, आपके पास दो वेव्स हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हो, दैट इज़ नोन एज वेवलेंथ। और जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ इससे पहले कि अगर हमारे पास एक वेव है, ठीक है, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं कि ये आपके पास एक लाइन है, यहाँ पे ये वेव है, दिस इज़ अ वेव। अब यहाँ पे देखें आप, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो सारा का सारा डिस्टेंस है, ठीक है, आप यहाँ ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसका क्या कहते हो, दैट इज़ नोन एज वेवलेंथ। अब यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, उसकी वेव्स बनी हुई है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या कहते हो, दिस इज नोन एज वेवलेंथ। सिमिलरली इस जगह से लेकर इस जगह तक ये जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज वेवलेंथ। अब याद रखें कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो लाइन है, इस लाइन के जो टॉप पे ये जो पॉइंट है, इसको हम कहते हैं कि दिस इज नोन एज क्रस्ट। इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट।
और जो डाउनवर्ड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। सो एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज वेवलेंथ। So the distance between two successive crusts or trough of a wave in a beam of radiation is called wavelength, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ, ठीक है। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी बहुत सारी यूनिट होती हैं। इसको हम मेजर कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम में, इसको हम मेजर कर सकते हैं नैनोमीटर में, इसको हम मेजर कर सकते हैं माइक्रोमीटर में, और सिमिलरली इसको हम मेजर कर सकते हैं मीटर के अंदर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर एंड मीटर। सो याद रखें कि अगर हमारे पास 1 मीटर है सो दैट इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोमीटर, और इसको अगर हम देखें तो दैट इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर एंड दैट इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो ये वैल्यूज़ आप लोगों ने याद करनी है और इसकी यूनिट्स जो हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन दैट इज एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होती है। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अ वेव एक्सटेंड बियॉन्ड इट्स मिडल पोजीशन, या हम इसको हम ऐसे भी मतलब स्टडी कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकेंड पर सेंटीमीटर। आपके पास ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। अब ये जो आपके पास 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है इससे कितनी वेव्स जो हैं वो पास होती हैं, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। सो इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेंटीमीटर इज नोन एज frequency of electromagnetic radiation। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसको हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स में। अब इसके अलावा फोर्थ जो हमारे पास है वो है हमारे पास एनर्जी, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब एनर्जी क्या चीज़ है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको आप कैरेक्टराइज करते हैं तो एनर्जी के बेस पे भी आप उसको कैरेक्टराइज जो है वो कर सकते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जाउल, ठीक है। और याद रखें कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ के साथ देखते हैं तो इनके दरमियान क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अभी आगे आपकी जो बुक है वहाँ से मैंने टेबल कॉपी किया हुआ है, और टेबल किस तरह है कि देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि एंड पे आपको बताऊंगा रेडिएशंस के बारे में। तो कॉस्मिक रेज होती हैं, गैमा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। इसमें अगर हम देखें तो रेडियो वेव्स जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। रेडियो वेव्स जो हैं उनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और कॉस्मिक रेज जो है उनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। अभी अगर इसकी वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये क्या है, दिस इज हाईएस्ट। अगर इसका वेवलेंथ हाईएस्ट है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, लेस होगी, ठीक है। ये लीस्ट इसकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, ऑपोजिट है। इस तरह अगर इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो रिलेशनशिप है दैट इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो ये आपके पास टेबल है, ठीक है, डिफरेंट रेडिएशंस आपको गिवन है। इन स्केल को जो रेंजेस जो हैं इनको आप लोगों ने याद करना है। अभी यहाँ पे देखें दिस इज़ नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम में देखें यहाँ पे रेडियो वेव्स है, फिर माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गैमा रेज। इसमें अगर आप देखें तो रेडियो वेव्स की जो वेव लेंथ है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और फिर हम आगे जब मूव करते हैं तो यहाँ पे इनका जो वेव लेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा होता है।
जितना वेवलेंथ कम उतनी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ भी देख सकते हैं। अभी इससे आगे हमारे पास है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो होगा क्या, उससे क्या रिजल्ट्स क्या हमारे पास ऑब्टेन होंगे। यहाँ पे जो स्लाइड है इसके अंदर बना हुआ है कि द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन रेडिएशंस एंड मैटर में इंक्लूड। अब अगर मैटर है, ठीक है, मैटर पड़ा हुआ है, उसके साथ इंटरेक्शन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, या फिर एमिशन हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगा, लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी हर साइड पे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है कि आपके पास ये हर साइड पे ये मूव कर जाएगी। एब्जॉर्प्शन क्या है कि सारी की सारी अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। और एमिशन क्या है कि लाइट आई और वहाँ से एमिट होगी, बाहर की तरफ निकल गई। जैसे आपके पास है, हम यूवी में पढ़ते हैं, बाकी मैं आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ाऊँगा कि अगर आपके पास एक एटम है, ठीक है, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या करते हैं, उसको एनर्जी देते हो, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये यहाँ पे होता है लो एनर्जी स्टेट पे, और जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये E2 स्टेट पे चला जाता है, हाई एनर्जी स्टेट पे, और यहाँ पे हमारे पास एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। लेकिन जब वहाँ से फॉल बैक करेगा, यहाँ पे अनस्टेबल है, फॉल बैक करेगा स्टेबिलिटी के लिए, तो फिर जो मतलब यहाँ पे रेडिएशन पहले एब्जॉर्ब हुई थी, यहाँ पे अब क्या होगी, रेडिएशन यहाँ से एमिट होगी, तो इसको क्या कहते हो, एमिशन। और ये जो एमिशन होती है इसको फिर हम मेजर कर लेते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ, और फिर हम इसका स्पेक्ट्रम लेते हैं, फिर उस स्पेक्ट्रम को फर्दर स्टडी करते हैं। ये सारी डिस्कशन हम लोग डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी जब पढ़ेंगे वहाँ पे इसको दोबारा से करेंगे। एनीवेज आप लोग ये याद रखें कि जब कभी इंटरेक्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मैटर के साथ, तो या तो एब्जॉर्प्शन होती है, या फिर एमिशन होगी, या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी। और इससे होता क्या है, मतलब अगर एब्जॉर्प्शन एमिशन और स्कैटरिंग होगी, तो उससे हमारे पास फ़ायदा क्या होता है कि इससे हमारे पास हम एनालिसिस कर सकते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि यहाँ पे हम क्वालिटी चेक करते हैं, ठीक है, मेयार चेक करते हैं। क्वांटिटेटिव में हम मिकदार चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल वाटर है, अब वाटर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है, ये इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस होगी। क्वांटिटेटिव में हम क्या कहेंगे कि आपके पास 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन का एटम मौजूद है। अब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन इंटरेक्शन विद मैटर डिपेंड ऑन एनर्जी एसोसिएटेड विद रेडिएशन। अब आपको मैंने जैसे 4 टर्म्स पढ़ाई, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेव लेंथ और एनर्जी। तो ये जो इंटरेक्शन हम करवाते हैं वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी के ऊपर, ठीक है, कि कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम यूज़ कर रहे हैं और उसकी एनर्जी जो है वो कितनी है, और उसी की बेसिस पे हमारे पास क्या होती हैं, डिफरेंट इंटरेक्शंस होती हैं। वेरी एनर्जेटिक रेडिएशंस मे कॉज एन इलेक्ट्रॉन टू बी इजेक्टेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास हम ऐसी कोई रेडिएशंस यूज़ कर रहे हैं, जैसे यूवी रेडिएशंस हैं या एक्स रेज को हम यूज़ करते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उससे होगा क्या कि वो मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकाल लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को वहाँ से इजेक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाल देता है। मतलब एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसी के हिसाब से फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगी। रेडिएशन इन द इंफ्रारेड रीजन, अगर हमारे पास इंफ्रारेड रीजन की बात करते हैं, अब यूवी की बात करते हैं, यूवी और एक्स रेज। यूवी एक्स रेज क्या कर सकती हैं, ये इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूल से रिमूव करा सकती हैं, निकाल सकती हैं। लेकिन अगर हम इंफ्रारेड रेडिएशंस की बात करते हैं या इंफ्रारेड रीजन की बात करते हैं, have much less energy that they can cause vibration in a molecule। अब ये याद रखें कि IR रेडिएशंस जो हैं वो क्या कॉज करती हैं, दे कॉज वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब वाइब्रेशन जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है, एक सिमेट्रिकल होती है, एक एसिमेट्रिकल होती है, फिर उसमें भी फर्दर टाइप्स होती हैं जो कि हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं माइक्रोवेव रेडिएशन की, इज इवन लेस एनर्जेटिक देन इंफ्रारेड रेडिएशन। इट कैन नाइदर कॉज इंड्यूस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन अ मॉलिक्यूल नॉर इट कैन कॉज वाइब्रेशन, इट कैन ओनली कॉज मॉलिक्यूल टू रोटेट। अब ये क्या कर सकते हैं, जो माइक्रोवेव्स हैं, ठीक है, माइक्रोवेव्स रेडिएशंस, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर रोटेशन कॉज करती हैं, ठीक है। इसकी एनर्जी कम होती है,
तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकती है, मतलब ना इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन कर सकती है, ना ही उस एटम को या इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट करा सकती हैं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर रोटेशंस कर सकती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। अगर हम अल्ट्रा वायलेट विजिबल की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन करती हैं, ट्रांजिशन करती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ मूव कर जाता है एब्जॉर्प्शन, एनर्जी एब्जॉर्ब करके, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। इंफ्रारेड, जैसे आपको मैंने बताया है कि इट कैन कॉज मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। माइक्रोवेव्स क्या करता है कि ये मॉलिक्यूलर रोटेशन कॉज करता है। तो यही आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि जैसे आपको मैंने बताया कि इंटरेक्शन विद मैटर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इंटरेक्शन विद मैटर डिपेंड ऑन एनर्जी। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसी के हिसाब से हम उसकी फिर स्टडी करते हैं। एनर्जी ज़्यादा है जैसे यूवी और एक्स रेज की, तो वो क्या काज कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकती हैं, इजेक्ट कर सकती हैं। आईआर की थोड़ी सी एनर्जी कम होती है तो वाइब्रेशन कॉज करती हैं। माइक्रोवेव की इनसे भी कम होती है तो फिर वो मॉलिक्यूलर रोटेशन कॉज करती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसे काम करते हैं, हम उसे कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। If you have any question, any doubt, you may ask in the comment section. Thanks for watching and stay connected with my YouTube channel.